channel. This is Ankita Agarwal and I am discussing with you mathematics portion for JK SSB Finance Account Assistant and Junior Statistical Assistant. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सब स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिनका JK बैंकिंग एसोसिएट में सिलेक्शन हो गया है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है मैं हर बार अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है. दिस वॉज नॉट द लास्ट एग्ज़ाम ऑफ योर लाइफ. ठीक है, आगे आने वाले इस साल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं. अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो JK बैंक की रिक्रूटमेंट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, बट IBPS, SBI, RRB ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं नेशनल लेवल पे जो हर साल होते हैं, और बहुत ही एक फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है. नियर अबाउट 4 to 5 मंथ्स में आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट भी हो जाती है और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है. तो इसलिए अपने होप्स को मत छोड़िए, और उसके साथ साथ JK SSB की प्रिपरेशन तो आप सब कर ही रहे हैं. तो अगर आप मेहनत करेंगे और 100% अपना देंगे किसी चीज़ के लिए तो आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है. इसलिए एक JK बैंक एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. आई नो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है और हमने अपना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा था वो भी अराउंड 80 रखा था, बट इस बार तो हमारा वाला कट ऑफ भी सरपास हो गया. तो इट्स वेरी शॉकिंग, बट अगेन हमने आपको कहा था कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो 3 to 4 ईयर से एक बैंकिंग एग्जामिनेशंस की ही प्रेपरेशन कर रहे हैं, और उनको बीट करना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट जब ये एक सिंगल पेपर बेस्ड एग्ज़ाम था. तो इसलिए ये मत सोचिए कि हमारे इतने मार्क्स आए फिर भी रह गया या हमारे इतने कम मार्क्स क्यों आए, बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 3 to 4 ईयर्स, तो उनका सिलेक्शन होना बनता था. तो चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं और अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर्स में हमने अपना मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट किया था, और हमने उन दोनों टॉपिक्स पे एक एक MCQ सेशन भी देखा था. ठीक है, आगे जब हमारे 2-3 टॉपिक्स और कंप्लीट हो जाएंगे हम और MCQs देखेंगे उन्हीं टॉपिक्स पे. तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अगेन अ टॉपिक फ्रॉम क्लास 11th. ऑलराइट, 11th क्लास में मैथमेटिक्स में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है विच इज़ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. ये टॉपिक आगे चल के आपका प्रोबेबिलिटी में यूज़ किया जाता है, और इसके खुद के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं हो सकता है उनको भी ये कॉन्सेप्ट्स भूल चुके हों, बिकॉज 11th 12th के बाद हम इस टॉपिक को फेस नहीं करते. अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन की है फिर भी आपने देखा होगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे इतना फोकस नहीं दिया जाता, बिकॉज प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम आती है. तो हम इस टॉपिक को बेस से पढ़ेंगे. पहले इसका बेसिक नेचर पढ़ेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फिर बेसिक से उठ के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, बिकॉज ये JK SSB का एक कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है. अगेन जैसे मैं आपको बोलती हूँ, आपको सब्जेक्टिव अकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि किस कॉन्सेप्ट्स में से आपका MCQ फॉर्म का क्वेश्चन जो है वो निकल कर आ सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगेन पहले हम परम्यूटेशंस पढ़ेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे. तो इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर में, वो क्या है. सबसे पहले बात की जाती है फैक्टोरियल की. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. जब तक आपको फैक्टोरियल नहीं पता होगा आप परम्यूटेशन नहीं निकाल सकते, कॉम्बिनेशन नहीं निकाल सकते. तो फैक्टोरियल आपने बहुत बार सुना होगा या पढ़ा भी होगा. तो अगर मैं एक n नंबर ले लूँ, ठीक है, मैंने एक n ले लिया. n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4 सो ऑन. ठीक है, 1 से लेके ऑनवर्ड्स हमारा कोई भी नंबर क्या कहलाता है? हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है. अगर 1 के आगे मैं 0 भी लगा देती तो ये मेरे हो जाते होल नंबर्स, बट मैं 0 जब नहीं लगाऊंगी, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करूंगी, तो मेरा वो क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर. अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है, n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कुछ भी है. ठीक है, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो फैक्टोरियल ऑफ n क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ n इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट किया जाता है या तो इस तरह या तो इस तरह. ऑलराइट, ये टेढ़ा L या तो एक्सक्लेमेशन का साइन. जो मोस्ट यूज्ड साइन है वो ये वाला है.
इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो फैक्टोरियल को किस तरह लिखते हैं, एन के आगे एक्सक्लेमेशन साइन, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। और ये होता क्या है, एंड इज डिफाइंड बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ऑलराइट, क्या मतलब है इसका, अगर मैं लिखती हूँ n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है कि n फैक्टोरियल जो है वो कहाँ से इसके किसके इक्वल होगा। n सपोज कर लो मैंने लिखा था 5, ठीक है, n सपोज कर लो मैंने लिखा था 5, तो इसको मैं क्या करती हूँ, 5 के पीछे जितने भी नेचुरल नंबर थे उन सब की मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगी, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या होगा, n के पीछे क्या होगा, n के पीछे होगा n-1, n-1 के पीछे होगा n-2 एंड सो ऑन। बात को समझने की कोशिश करो, अगर मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा, 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 4 क्या हुआ, 4 को मैं 5 - 1 लिख सकती थी, 3 को मैं 5 - 2 लिख सकती थी, 2 को मैं 5 - 3 लिख सकती थी, और 1 को मैं 5 - 4 भी लिख सकती थी, है ना। तो इसके जगह मैंने क्या किया, 5 के पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स थे उन सबका मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, और ये किसके इक्वल हो गया, 5 फैक्टोरियल के। वैसे ही अगर मुझे जनरल रिप्रेजेंटेशन करनी है n फैक्टोरियल की, तो मैं क्या करूंगी, n के पीछे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन लिखूंगी। तो n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, n × n-1, n-2, n-3 सो ऑन। हम बैकवर्ड्स में चल रहे हैं, हम 1 2 3 4 नहीं कर रहे, हम 100 99 98 97 सो ऑन कर रहे हैं। तो जब हम पीछे से चल के आ रहे हैं, तो जब हमने स्टार्टिंग में जाना है तो कहाँ पर जाएंगे, 3 × 2 × 1। यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल था, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कहाँ पे जाके हमारी गाड़ी खत्म हुई, 1 तक। वैसे ही कोई भी फैक्टोरियल हो, n हो, m हो, m+1 हो, m-1 हो, कुछ भी हो, हमारी गाड़ी कहाँ खत्म होगी, 1 पे, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको पहले ये चीज़ समझ आए कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल होता है जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है, उसके पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उन सब की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, हमें चाहिए 10 फैक्टोरियल, ठीक है, n की जगह पे 10 फैक्टोरियल। तो व्हाट डिड आई से कि 10 के पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उन सब की मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगी, फैक्टोरियल कहलाएगी। तो क्या आएगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1। तो ये होगा मेरा 10 का फैक्टोरियल। ऑलराइट, फैक्टोरियल समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज परम्यूटेशन में जो भी फॉर्मूला लगता है वहाँ पे आपका फैक्टोरियल जो है वो यूज़ होता ही होता है, ठीक है। तो अब एक नोट है, मुझे बताओ 0 फैक्टोरियल क्या होता है। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट लिख लो यहाँ पे, क्योंकि आपको ये चीज़ MCQ में पूछी जा सकती है कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है। तो 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान रखने वाली कि m+n का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। क्या बोला मैंने, सपोज कर लो, यहाँ पे सपोज कर लो m मेरा 4 था, n मेरा 5 था, तो इसके अकॉर्डिंग m+n फैक्टोरियल क्या हुआ मेरा, 4 + 5 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू जो भी होगा, ठीक है। और m फैक्टोरियल हो गया मेरा 4 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल हो गया 5 फैक्टोरियल। तो मेरा 9 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। चाहे तो आप खुद सॉल्व करके इसको देख लेना, जो आप 9 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे और फिर 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को निकाल के जब प्लस करोगे तो इसकी वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के एडिशन के इक्वल नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली m-n फैक्टोरियल
इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद और क्या प्रॉपर्टीज इसकी आ सकती हैं, अगर हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन की देखी तो साथ ही में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आ गया। m इंटू एन फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। छोटे छोटे नंबर लेके देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं m है मेरा 2, n है मेरा 3। ये वाली सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखना, फॉलो करना कि मैं किस चीज को सॉल्व कर रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो किसी और चीज को कर रही हूँ। हम ये चीज सॉल्व कर रहे हैं। अब m इंटू एन फैक्टोरियल क्या हुआ कि 2 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या हो गया। 2 इंटू 3 क्या होता है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम किस तरह लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका आंसर क्या होगा 5 इंटू 2 होता है 10, 10 इंटू 3 30, 120 इंटू 6 हो गया 720। तो इसका आंसर आया मेरा 720। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। m की वैल्यू मैंने लिखी थी 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। n फैक्टोरियल लिखा था मैंने 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 हो गया मेरा 6। तो 2 इंटू 6 क्या हो गया मेरा 12। तो हमने देखा कि मेरे इसकी वैल्यू मेरी आ रही है 720 और इसकी वैल्यू मेरी आ रही है 12। तो ये चीज़ और ये चीज़ किसी भी एंगल से सेम नहीं है, विच प्रूव्स माई प्रॉपर्टी दैट m इंटू एन फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको पूछी जा सकती हैं बिकॉज दे फॉर्म द बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये मैं कहीं चैप्टर के बाहर से नहीं पढ़ा रही। अगेन मैंने आपको कहा था मैं आपके साथ सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ जो आपकी NCERT बुक में गिवन है। ऑलराइट, और NCERT से ही एग्जाम्स निकाले जाते हैं, क्वेश्चंस निकाले जाते हैं और वहाँ पे आपका फैक्टोरियल जो है वो पहले बहुत अच्छे से इलेबोरेट वे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है एंड दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग फैक्टोरियल विद यू। ठीक है, उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी कि m अपॉन n का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। हाउ? अगेन अगर मैं वही करूंगी 3 इसको लूंगी, m को मैंने क्या लिया था 2 लिया था। मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। m को मैंने क्या लिया था 2 लिया था और n को 3 लिया था, है ना। तो m अपॉन n क्या हो गया 2 अपॉन 3 होल का फैक्टोरियल। ठीक है, इसका फैक्टोरियल तो खैर हम निकाल भी नहीं सकते अभी बिकॉज दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ऑलराइट, यहाँ पे m प्लस n सपोज कर लो m जो था वो n से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 लिख लिया मैंने। ठीक है, m को सपोज कर लो मैंने क्या ले लिया 6 ले लिया। तो 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या हो गया 2 फैक्टोरियल और इसका आंसर हो गया 2। अब मैं राइट हैंड साइड पे देखूंगी तो मेरा m क्या है 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या था 720, यहाँ पे निकाला है मैंने। और n फैक्टोरियल क्या था मेरा n फैक्टोरियल है 3, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इट इज इक्वल्स टू 6। तो अपॉन 6 आ गया, ये मैंने काटा तो मेरा आ गया 120। तो मैंने देखा मेरा राइट हैंड साइड पे क्या आया 2, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया 2 और राइट हैंड साइड पे मेरा क्या आंसर आया 120। तो यहाँ से मेरी प्रॉपर्टी प्रूव होती है दैट m अपॉन n का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, इसके पहले और क्या हमने प्रॉपर्टी पढ़ी दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू 1। आपने ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस में नहीं घूमना है कि 0 फैक्टोरियल है तो 1 कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 रूल्स आते हैं, एक आता है हमारा एडिशन रूल, एक आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या होते हैं ये प्रिंसिपल्स और क्या होते हैं ये रूल्स? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपके सिंपली मल्टीप्लिकेशन करने से या एडिशन करने से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो क्या होता है इन प्रिंसिपल्स में? सपोज कर लो, सबसे पहले पढ़ते हैं एक एडिशन रूल। सपोज कर लो आपके पास 5 पैंट्स थी और आपके पास 3 शर्ट्स थी। ठीक है, आपको बोला गया है कि आपको एक पैंट लेनी है,
यू हैव टू गेट 1 पैंट एंड देन उसके बाद, ठीक है, एक पैंट लेने के बाद आपको क्या करना है, एक शर्ट लेनी है, ठीक है। पहले एक पैंट ले लो, फिर उसके बाद एक शर्ट ले लो, दोनों को साइमल्टेनियस नहीं करना, आपको एक एक करके करना है, ठीक है। तो 5 पैंट्स हैं आपके पास, आपको एक पैंट उठानी है, तो आपके पास कितने तरीके हैं एक पैंट को उठाने के, आपके पास 5 चॉइसेस हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। आपको उन 5 पैंट्स में से कोई एक पैंट उठानी है, तो आपके पास कितने तरीके हुए, आपके पास चॉइसेस कितने हुए, 5। तो एक पैंट उठाने के कितने चॉइसेस हुए आपके पास, 5। उसके बाद आपको 3 शर्ट्स में से कोई एक शर्ट उठानी है, तो आपके पास कितने ऐसे वेज हुए कि आप उनमें से कोई एक शर्ट को चूज कर सको। ध्यान से सुनो, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको पेयर बनाना है एक पैंट और शर्ट का, नो, मैं आपको बोल रही हूँ पहले आपको एक पैंट उठानी है, आपको कोई एक पैंट चूज करनी है, जब आपने वो चूज कर ली फिर आपको एक शर्ट चूज करनी है। तो एक शर्ट चूज करने के 3 शर्ट्स में से आपके पास कितने तरीके हुए, कितने तरीके मतलब आपके पास कितनी चॉइसेस हुई, तो आपके पास चॉइसेस हुई 3, ठीक है। तो आपके पास कितने तरीके ऐसे थे जिसमें आप एक पैंट भी ले लो और बाद में उसके एक शर्ट भी ले लो। तो इस केस में जब ये एक साइमल्टेनियस काम नहीं है, ठीक है, एक साइमल्टेनियस काम नहीं है, नॉट साइमल्टेनियस, तो उस केस में क्या करते हैं, हमारा लगता है एडिशन रूल। एडिशन रूल में इस काम को करने के जितने तरीके थे विच वर 5 और इस काम को करने में जितने तरीके थे दैट वर 3, उन दोनों को ऐड कर लेते हैं और वो हमारा निकलता है फाइनल रिजल्ट कि उन दोनों काम को करने में हमारे पास कितने तरीके थे, ठीक है। देखो, एक पैंट को लेने में 5 तरीके थे और एक शर्ट को लेने में 3 तरीके थे, तो ऐसे कितने तरीके थे, मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे कितने तरीके थे जिनमें आप दोनों में से कोई एक कपड़ा चूज कर सकते थे। दोनों में से कोई एक कपड़ा चूज करना होता अगर, तो 5 + 3 8 तरीके थे आपके पास उन दोनों में से कोई एक काम करने के, या पहले एक काम करने के और फिर बाद में दूसरा काम करने के। द थिंग इज, आपको एडिशन रूल जो है वो नहीं यूज करना होता, ठीक है, एडिशन रूल आपका नहीं यूज होता। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें ऐसा ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसा वाला पूछा नहीं जाता कि आपको दोनों में से कोई एक जॉब करनी है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या पूछा जाता है कि दोनों जॉब्स जब आपको इकट्ठी करनी है उसके तरीके कितने हैं, तो वो देखते हैं हम अपने मल्टीप्लिकेशन रूल में। मल्टीप्लिकेशन रूल में अगेन हम सेम एग्जांपल लेंगे, आपके पास 5 पैंट्स हैं और 3 शर्ट्स हैं, ठीक है। यू हैव टू चूज 1 पैंट एंड 1 शर्ट, ठीक है। आपको ऑफिस जाना है और आपको अपने ऑफिस के लिए रेडी होना है। रेडी होने के लिए क्या लगेगा, आपको एक पैंट की भी ज़रूरत होगी और आपको एक शर्ट की भी ज़रूरत होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप आज पैंट पहन के चले जाओ और कल आप शर्ट पहन के चले जाओ, नहीं ना। तो आपको क्या करना है कि आपको एक पैंट लेनी है और एक शर्ट लेनी है और उसका कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आपके पास ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे, क्या बोल रही हूँ मैं कॉम्बिनेशंस कितने अवेलेबल होंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशंस कितने अवेलेबल होंगे जो आप पहन के जा सकते हो। सपोज करो ये आपके पास शर्ट 1 है, शर्ट 2 है, शर्ट 3 है। क्या बोला था मैंने, शर्ट्स कितनी है उस बंदे के पास, 3 शर्ट्स है ना उसके पास। तो जब उसके पास शर्ट 1 है, इसके साथ वो फर्स्ट पैंट को भी पहन सकता है, सेकेंड पैंट को भी पहन सकता है, थर्ड को भी, 4th को भी और 5 को भी, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखते, ये आ गई आपकी 3 शर्ट्स और ये आ गई आपकी 5 पैंट्स। ध्यान से सुनो, अपनी वार्डरोब को इमेजिन करो अपने दिमाग में, ठीक है। वहां पे 3 कपड़े रख दो, 3 शर्टें रख दो और 5 पैंटें रख दो। देखो, एक चॉइस आपके पास है कि आप पहली शर्ट और पहली पैंट पहन के जाओ, ठीक है। दूसरी चॉइस है आपके पास कि आप पहली शर्ट और दूसरी पैंट पहन के जाओ। तीसरी चॉइस है आपके पास कि आप पहली शर्ट और तीसरी पैंट,
चौथी चॉइस है पहली शर्ट चौथी पैंट, पांचवी चॉइस है पहली शर्ट पांचवी पैंट। ठीक है, उसके बाद अगले क्या चॉइसेस हैं आपके, आपको ये शर्ट ही पसंद नहीं आई। ठीक है, आपने बोला मुझे पैंट तो मैं कोई भी पहन लूंगा, मुझे ये शर्ट नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, दूसरी शर्ट पकड़ेंगे, उस शर्ट को पहली के साथ पेयर करेंगे। तो क्या ऑप्शन बनता है आपके पास कि आप दूसरी शर्ट पहनो और आप वही वाली पैंट पहनो। सपोज कर लो ना, ये ब्लू है, येलो है, रेड है, पिंक है, ऑरेंज है, ये ब्लैक है, वाइट है, ग्रे है। ठीक है, आपने बोला मुझे फर्स्ट शर्ट पसंद नहीं आई तो मैं पहली पैंट पहन के चले जाऊंगा, रेड वाली पैंट पहन के चले जाऊंगा, और ये मेरी वाइट वाली शर्ट थी मैं वो पहन के चले जाऊंगा। तो वो आपका कॉम्बिनेशन बन गया ये वाला कि आप दूसरे नंबर की शर्ट पहनोगे और पहली पैंट पहनोगे। आपको ये भी पसंद नहीं आया तो आप क्या करोगे, आप दूसरी शर्ट और दूसरी पैंट पहन लोगे। ये भी पसंद नहीं आया, क्या कर सकते हो फिर आप दूसरी शर्ट और तीसरी पैंट पहन सकते हो। ये भी पसंद नहीं आया तो दूसरी शर्ट और चौथी पैंट पहन सकते हो। ये भी पसंद नहीं आया तो आप दूसरी शर्ट और पांचवी पैंट पहन सकते हो। फिर आपने क्या डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये भी चीज़ पसंद नहीं आई, तो क्यों ना मैं थर्ड शर्ट को कंबाइन करके देखूं किसी और पैंट के साथ। उस केस में आपने ये उठाया, तीसरी शर्ट उठाई, चले गए आप पहली पैंट के साथ लगाई और क्या पहन के देख सकते थे, फर्स्ट तीसरी शर्ट और पहली पैंट, अगेन वो पसंद नहीं आया। फिर क्या देख सकते थे, तीसरी शर्ट और दूसरी पैंट, सिमिलरली तीसरी शर्ट और तीसरी पैंट, सिमिलरली तीसरी शर्ट चौथी पैंट, और ऐसे ही करके तीसरी शर्ट और पांचवी पैंट। तो आप देखो 5 पैंट्स और 3 शर्ट्स होने के बाद आपके पास कितने चॉइसेस बनते हैं। और फिर लोग बोलते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है। ठीक है, कपड़े इसलिए नहीं है क्योंकि उनको कॉम्बिनेशन करना नहीं आता, उनको नहीं पता कि आपके पास 5 पैंटें हैं अगर 3 शर्टें हैं अगर, तो आपके पास कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. You got 15 ways in which you can dress yourself. ठीक है, 5 पैंट्स और 3 शर्ट्स होने के बाद यू हैड 15 वेज टू मिक्स देम अप। मतलब आप अरेंजमेंट ऐसा कर सको कि आप 5 पैंट्स को 3 शर्ट्स के साथ कैसे पहन सकते हो। हमने वो पूरा प्रोसेस देखा। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल यही कहता है, जब आपके पास एक काम को करने के 5 तरीके थे, फॉर एग्जाम्पल 5 तरीके होने का मतलब क्या है, आपके पास 5 चॉइसेस थी उस काम को करने की कि आप उन 5 में से किसी को भी चूज करो, और आपके पास दूसरे काम को करने के 3 तरीके थे। तो जब आपको दोनों काम साइमल्टेनियसली करने हैं तो आपके पास टोटल कितने बने, 5 × 3 = 15 वेज। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे m लिख दूं, यहाँ पे n लिख दूं, तो मेरे पास टोटल इस काम को करने के कितने तरीके हुए, m × n वेज। एंड दिस इज माय मल्टीप्लिकेशन रूल, जो हम आगे के क्वेश्चंस में यूज करते हैं। एडिशन रूल इज नॉट यूज्ड एनीवेयर, तो आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो। ठीक है, पढ़ने के लिए हमारा मेन रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल। एंड व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे हमको पता चल रहा है कि अगर एक काम को करने के m तरीके हैं, दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, तो जब मुझे उन दोनों कामों को इकट्ठा करना है तो मेरे पास टोटल कितने तरीके होंगे, m × n। अब ये ऑर्डर नहीं है, मैट्रिसेस से बाहर आ जाओ, m × n नहीं है, ये m × n है। m × n का मतलब 5 × 3 15। ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि m × n अगर लिखा है तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लो। आपको एक क्वेश्चन है कि आपको एक फॉर्म 3 डिजिट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट्स 5 4 3 2 1 एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है जी, आपका ये क्वेश्चन आ गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, कौन से डिजिट से, 5 4 3 2 1।
मतलब आपको जो 3 डिजिट नंबर बनाना है उसमें आप यही 5 डिजिट्स यूज कर सकते हो, इनके अलावा कोई डिजिट यूज नहीं कर सकते। 3 डिजिट नंबर क्या हो गया? 3 डिजिट नंबर हो गया जैसे आपका 100, 101, 102, 103, 100 ऑनवर्ड्स, 999 आपके सारे 3 डिजिट नंबर होते हैं। तो ये होता है हमारा 1s प्लेस वाला, ये होता है आपका 10s प्लेस वाला और ये होता है आपका 100s प्लेस वाला, है ना? ठीक है, तो ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें आप एक 3 डिजिट नंबर बना सकते हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट्स एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1s प्लेस के डिजिट से। मुझे अपना 3 डिजिट नंबर बनाना है 1s प्लेस पे, मैं इन पांचों में से कोई भी डिजिट रख सकती हूँ। अब देखो इस डिजिट को बनाने में कितने ऐसे तरीके हैं। हो सकता है ये 543 हो सकता है ये 521 हो, 452 हो, 341 हो, 352 हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे वो निकालना है कि ऐसे कितने डिजिट हैं। ये मत सोचना कि 100 से लेकर 999 तक, बिकॉज मैंने आपको सिर्फ 5, 4, 3, 2, 1 बोला है कि इन्हीं डिजिट्स में से आपको आपका एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो ऐसे कितने तरीके हैं 1s प्लेस पे मैं कोई डिजिट रख सकूं। अब यहाँ पे आपका 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है ना? तो 1s प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके हुए? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हुए मेरे 5 वेज। ठीक है, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे 5 रख लिया, 4 रख लिया, 3 रख लिया, 2 रख लिया, 1 रख लिया, कुछ भी रख लिया। उसके बाद मैं अपने 10s प्लेस पे जाऊंगी। अब जब मैंने 1s प्लेस पे इनमें से एक डिजिट रख लिया, एक डिजिट ऑक्यूपाई कर लिया, तो 10s डिजिट पे रखने के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स बचे? अब इनमें से सपोज करो मैंने 5 को रख लिया, तो मेरे पास पीछे कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, 4 तरीके बचे। तो मतलब इसको भरने के मेरे पास क्या तरीके हैं? 4 वेज हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्या है? दैट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन मतलब अगर मैंने यहाँ पे 5 डिजिट को रखा है तो 5 डिजिट यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे भरने के मेरे पास 4 तरीके हैं, तरीके मतलब मैं यहाँ पे 4 भी रख सकती हूँ, 3 भी रख सकती हूँ, 2 भी रख सकती हूँ, 1 भी रख सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं उन चारों में से कोई एक रख सकती थी, तो पीछे कितने बचे? 3। तो जब मुझे अपना 100s प्लेस फिल करना है तो यहाँ पे भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके बचे? 3 तरीके बचे। ध्यान से समझो, आपको कोई 5 डिजिट दिए हैं, उनमें से आपको बनाना है एक 3 डिजिट नंबर। कितने तरीके हैं उनमें से एक जिससे एक 3 डिजिट नंबर बन सके? तो 1s प्लेस पे जब इन पांचों में से एक मैंने रख दिया, 5, 4, 3, 2, 1 में से 5 रख दिया, पीछे बच गए 4, उन चारों में से एक यहाँ रख दिया, पीछे बच गए 3, तो ये हुए मेरे टोटल वेज। अब टोटल वेज कैसे निकलेंगे? क्या लगेगा यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन कहता था मेरा कि जितने भी काम करने के जितने तरीके हैं उन सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने देखा यहाँ पे 3 तरीके थे, यहाँ पे 4 तरीके थे और यहाँ पे 5 तरीके थे। तो मेरा आंसर क्या आया? 600। तो देयर आर 600 वेज in which I can form a 3-digit number from the given digits 5, 4, 3, 2, 1 when repetition is not allowed. ठीक है, ऐसे 600 3 डिजिट बन सकते हैं या ऐसे 600 तरीके हैं जिसमें मैं एक 3 डिजिट नंबर बना सकती हूँ फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। गिवन डिजिट्स क्या थे? 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ था जब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, और जब रेपिटेशन अलाउड हो तब क्या करना है? मुझे वही करना है, 3 डिजिट बनाना है। ये 1s है, ये 10s है और ये 100s है। अगेन 1s प्लेस पे रखने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? 5, क्योंकि मैं 5 भी रख सकती हूँ, 4 भी रख सकती हूँ, 3 भी रख सकती हूँ, 2 भी रख सकती हूँ, 1 भी रख सकती हूँ। उसके बाद 10s पे जब मैं पहुंची, मुझे बोला गया कि मैं रिपीट कर सकती हूँ। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो मैं यहाँ पे भी 5 रख सकती हूँ। तो यहाँ पे कितने तरीके हो गए? अगेन 5 वेज हो गए। ठीक है, उसके बाद जब मैंने अगेन मेरे पास 5 चॉइसेस थी तो मेरे पास 5 तरीके थे, और अगेन मेरे पास कितने तरीके थे? 5, क्योंकि मुझे रेपिटेशन अलाउ कर दी गई है। मुझे बोला गया है जाओ बनाओ, रिपीट करना है। रिपीट करने का मतलब जैसे नंबर हो गया 555, नंबर हो गया
545 इन 3 डिजिट में रिपीट हो रहा है, नहीं 5 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है। जैसे मैं बोल दूँ आपको 323, इसमें 3 रिपीट हुए। तो ऐसे करके यहाँ पे भी रिपीट कर सकती थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मेरे पास टोटल कितने तरीके हुए? टोटल हुए 5 × 5 × 5 विच इज़ व्हाट 625 वेज। ठीक है, तो मुझे 3 डिजिट नंबर जब बनाने हैं, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 5 तरीके थे वंस प्लेस पे डिजिट रखने के, यहाँ पे रखने के 4 तरीके थे, यहाँ पे रखने के 3। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया था 600। और यहाँ पे जब मैं 5 5 5 कर रही हूँ, सब जब रेपिटेशन मेरी अलाउड है, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा मेरा 625 वेज। तो ये डिफरेंस है रेपिटेशन जब अलाउड है और जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है या आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं रिपीट करने के लिए, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को दोबारा करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। साथ ही साथ अगर आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर जाकर आप PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी रीच बढ़े। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।